2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. हेलो एवरीवन, आई होप एवरीडे इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए जैसे आपने कल पढ़ा हुआ था कि हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि विच सेंट्रल गवर्नमेंट किस फॉर्मेशन से बनती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट? भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट टू इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो अच्छा सबसे पहली चीज बच्चे आप इन्हें ये बताइए कि केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जनरली कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं। आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। कितने पिलर होते हैं? 4। वहीं से शुरुआत करने वाले हैं आज हम। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। एक पिलर होता है गाइस हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। एक पिलर होता है हमारा चलिए जरा भी तो भाई जैसे आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ था कि कैसा किसी भी सरकार के बारे में कि सरकार का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो आपने सरकार के फॉर्मेशन में क्या सीखा था? कैसे सरकार के फॉर्मेशन में हमने ये सीखा कि सरकार मिलकर बनती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से। और 4 पिलर कौन सा होता है गवर्नमेंट का? पत्रकारिता। ये हमने सीखा था। ओके गाइस, चलिए तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। अगर हम बात करेंगे बच्चों केंद्र सरकार के रेफरेंस में, तो केंद्र सरकार जनरली एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो निर्माण होता है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से। जिसमें विधायिका, अब यहां से हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इसका कंपोजिशन है क्या। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, केंद्र सरकार की जो विधायिका है वो हम कहते हैं पार्लियामेंट को, यानी कि संसद। आपने क्या सीखा यहां से? देखिए किसी भी स्टूडेंट्स को अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं आती तो ये समझिए बच्चे, आपकी पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है ना, तो जो संसद क्या है? ये विधायिका है। संसद क्या है? विधायिका है, वो भी किसकी? केंद्र सरकार की। सर पार्लियामेंट इज ए लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव है, किसका? केंद्र सरकार का। तो संसद विधायिका है किसकी? केंद्र सरकार की। A79 का मतलब है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 79 में। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे किसके रेफरेंस में? पार्लियामेंट के बारे में। चलिए पार्लियामेंट देखते हैं बच्चे। पार्लियामेंट जो मिलकर बनी होती है, पार्लियामेंट में एक होता है अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, एक होता है क्या? उच्च सदन। एक होता है इसमें लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। और एक है इसमें प्रेसिडेंट। आर सर्किल का मतलब क्या है? जब भी मैं यहां पे लिखूंगा इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट। अब यहां समझ लीजिए,
सर विधायिका क्या है? देखिए विधायिका हमारी है संसद। किस संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार की विधायिका है जिसका काम होता है कानून बनाना। क्योंकि लास्ट हमने पहले पढ़ा था कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा। तो इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि पार्लियामेंट का भी काम क्या होगा बच्चों? पार्लियामेंट का काम होगा कानून बनाना। अब संसद किसको कहते हैं? हमें ये तो पता है संसद एक विधायिका है केंद्र सरकार की, लेकिन संसद कहते किस हैं? तो उच्च सदन, निम्न सदन प्लस राष्ट्रपति। आर सर्किल का मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो देखिए आप याद रखें, उच्च सदन निम्न सदन मिलकर क्या बनाएंगे? पार्लियामेंट। अब उच्च सदन क्या होता है बच्चे? उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा। और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में। कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का उल्लेख किया गया? आर्टिकल 80। उसके बाद में उसी प्रकार से बच्चे हम जो बात करते हैं ना लोअर हाउस, निम्न सदन, तो निम्न सदन कहते हैं हम लोकसभा को। किसको कहा जाता है गाइस? लोकसभा। आर्टिकल 81 समझ में आ गया यहां से? चलिए आर्टिकल 81 सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि इनके इलेक्शंस और इन सब चीजों के बारे में। तो बच्चे एक चीज याद रख लीजिए, राज्यसभा क्या है पहले ये समझ लीजिए बच्चों। राज्यसभा क्या है? ये एक ग्रुप है एमपीज का। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो कुल जो एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, इसी को कहते हैं सांसद। ये बात समझ में आ गई? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जा रहा है बच्चों? एमपी कहा जा रहा है। और राज्यसभा में कितने एमपी होते हैं ये देख लेते हैं बच्चे। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो होते हैं आपका 250 एमपी। कितने एमपी? 250 एमपी। आपने ये भी सीख लिया सर राज्यसभा क्या है? सर राज्यसभा 250 एमपीओ का एक समूह है जो किसका? एक ग्रुप है पार्लियामेंट का। क्योंकि पार्लियामेंट किसको कहा जाता है बच्चे? राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों को ही कहा जाता है पार्लियामेंट। हम जब भी संसद की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो राज्यसभा क्या है बच्चों? राज्यसभा द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीओ का एक ग्रुप है राज्यसभा। टोटल कितने एमपी आते हैं इसमें? 250। अब बात करेंगे बच्चे जो 250 एमपी आते हैं इसके अंदर, इनके इलेक्शन के बारे में, इनका चुनाव कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए बच्चे अब ये बात जान लीजिए, मैं यहां से क्या सिखा रहा हूं आपको। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं हम उनको कहते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं बच्चों? एमएलए। यानी कि देखिए एमएलए की जो फुल फॉर्म हो जाएगी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ये वाला लफ्ज कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। तो जो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए वाले जो सदस्य होते हैं ये लोग वोट डालते हैं इनको। ठीक, इलेक्शन यानी कि चुनाव। अब आप एक बात समझ लेंगे यहां से, कई बार आपने सुना होगा कि डायरेक्ट चुनाव है या इनडायरेक्ट चुनाव है। ठीक, सुना है इसे? चलिए जरूर सुना होगा। अब मैं बात करता हूं बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होता है। जिस भी चुनाव में भारत की जनता वोट करती है वो सब के सब चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। जिस चुनाव में भारत की जनता वोट नहीं करेगी वो सब इलेक्शन कैसे होंगे? इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री में, राज्यों का जो राज्यपाल होता है, इन सब में भारत की जो जनता है वो वोट नहीं करती।
जिसके भी चुनाव में भारतीय जनता वोट नहीं करेगी वो सब के सब इलेक्शन कैसे होंगे बच्चों, जिसमें नहीं करेगी वो होंगे इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। अब आपने क्या देखा सर, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कौन लोग कर रहे हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी कि एमएलए जो होंगे वो वोट देने के लिए जाएंगे इनको। ठीक है गाइस, जब ये लोग वोट करेंगे तो इससे क्या पता चला, राज्यों की जो आपका राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव है कैसे हो गए, आपका इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। सेकंड थिंग्स, अब आप एक बात सोचिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किन लोगों ने किया, एमएलओ ने किया, तो ये जवाबदेही किसके प्रति होंगे, एमएलओ के प्रति। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी, यानी कि आपने क्या सीखा यहां से सर, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन जो होता है वो एमएलए ये वाले सदस्य वोट देने के लिए जाते हैं, जनता नहीं करती, इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी है राज्यों के, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जो उत्तरदायी हैं वो राज्यों के लिए उत्तरदायी है या फिर राज्यों के सदस्यों के यानी कि एमएलए के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहां तक हमने सीखा। अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, लोकसभा के बारे में। बच्चे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको भी कहा जाता है एमपी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इसी को तो पार्लियामेंट कह रहे हैं आप, चाहे तो वो राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के, सबके सदस्यों को, दोनों के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां से चलिए एमपी के बारे में समझ गए आप, कितने एमपी चुने जाते हैं ये जान लीजिए, 545। यहां जान लीजिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है यहां पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए बच्चे। लोकसभा का देखिए, लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 81 में। लोकसभा के सदस्यों को भी क्या कहते हैं, एमपी। लोकसभा में कितने एमपी होते हैं, 545, यानी कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 हैं। लेकिन और ये कब तक रहेंगे, 2026 तक। 2026 के बाद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552, 552। बात समझ आ गई यहां से। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, ठीक, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, लेकिन हम मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 552 बना सकते हैं। अब आता है चलिए इनके इलेक्शन के बारे में। भारत की जनता यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन लोग करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है भारत की जनता करती है। और मैंने अभी आपसे कहा जिस भी इलेक्शन में भारत की जनता स्वयं वोट करेगी वो सब के सब चुनाव होते हैं कैसे, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुनाव। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ कैसा, अप्रत्यक्ष। क्या ये समझ में आया यहां से। जब इनका इलेक्शन किसने किया, भारत की जनता ने, तो ये जवाबदेही भी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, भारत की जनता की। इलेक्शन यानी कि चुनाव, और वो भी ये कि रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, यानी कि उत्तरदायी। तो लोकसभा के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव किसके द्वारा होता है, भारत की जनता के द्वारा इनका चुनाव होता है। आते हैं यहां से एक चीज को समझ लीजिए, ये भी समझते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका चुनाव कौन करता है बच्चों, इनका चुनाव करता है, ऐसे मान लेंगे, तो इनका चुनाव करती है भारत की जनता। तो जितने भी एमएलए के चुनाव होते हैं तो याद रखेंगे एमएलए का जो चुनाव करती है वो भारत की जनता करेगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एमएलए का जो एक चुनाव हो गया कैसा, प्रत्यक्ष चुनाव।
अब ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? फिर भारत की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल। यानी कि उत्तरदायी होंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? राष्ट्रपति के रेफरेंस में। चलिए राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। बच्चे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन लोग करते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला स्टेटमेंट, जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। इसका मतलब यह है कि हम कभी भी राष्ट्रपति का जो पद है इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका चुनाव। एक तो राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। कौन वोट करेंगे? राज्यसभा के सदस्य। तो इलेक्शन कौन कर रहा है? ये वाले राज्यसभा के सदस्य वोट कर रहे हैं। तो राज्यसभा के जब सदस्य वोट करेंगे तो कैसा चुनाव हो रहा है? ठीक, ये समझ लीजिए। उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के, जितने भी राज्यों में विधानसभा होगी, हर एक राज्य की विधानसभा के जितने भी एमएलए वो भी राष्ट्रपति को क्या करेंगे? ये भी वोट करेंगे। आपने यहां से ये भी सीख लिया, ये भी चुनाव करेंगे, ये भी चुनाव करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं किसके रेफरेंस में? भारत की जनता के। तो बच्चों, भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं ये वोट करेंगे। तो आपने क्या सीखा कि सर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा है बच्चों? राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की जनता ने वोट नहीं दिया। अब ये जो पूरा फिगर आपने देखा है, क्या चीज, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। सर संसद मिलकर बनती है राज्यसभा प्लस लोकसभा से। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81। सर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य। सर राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए के द्वारा होता है, जबकि लोकसभा के अंदर वर्तमान में 545 हैं, लेकिन फ्यूचर में आगे चलकर कितने बढ़ाए जा सकते हैं? 552। क्वेश्चन ये भी याद रखें, 2026 तक ये सीटें कैसी हैं? फिक्स रहेंगी, यथावत रहेंगी, इनको ना घटाया ना बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में इनका जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा होता है? भारत की जनता के द्वारा। और जिसका जो भी चुनाव करेगा वो उसके प्रति कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल। वो उसी के प्रति क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में सर प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, तो जो राष्ट्रपति के बारे में क्या सीखा आपने? कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यानी कि जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। अंग 3, सदन 2 हैं, 1 और 2, 2 सदन हैं। उसके बाद में सर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि भारत की जनता इसमें वोट नहीं करती। इस तरह से किसका निर्माण होता है गाइस? पार्लियामेंट, संसद का। क्या यहां तक हम लोग समझ में आ चुका है आपको? अब हम बात करने वाले हैं किसके रेफरेंस में? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। चलिए आओ सीखते हैं किसके बारे में? कार्यपालिका के रेफरेंस में। पहला पॉइंट बच्चों, कार्यपालिका होती है 2 तरह की। कार्यपालिका कितनी होती है? 2। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है गाइस? इंग्लिश में कहेंगे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्पेस कम है तो लिख लेना। अब बात करने वाले हैं कि सर आपसे कभी भी कोई ये पूछे सर कार्यपालिका कितनी होती हैं, तो कार्यपालिका 2। एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। चलिए सीखते हैं कि क्या होती है अस्थायी कार्यपालिका। बच्चों अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद को किसको कहा जाता है बच्चों? मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कह रहे हैं आप? मंत्री परिषद। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है तो वो होती है ब्यूरोक्रेसी। यानी कि नौकरशाही। चलिए यहां से और चीज सीखते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, पहले इस फिगर को समझते हैं। सर ये मंत्री परिषद एक्चुअली है क्या? ऐसे जान लीजिए, मंत्री परिषद क्या है बच्चों? मंत्री परिषद एक ग्रुप है। मंत्री परिषद क्या है? एक ग्रुप है मंत्रियों का। तो आपने क्या सीखा यहां से कि सर मंत्री परिषद क्या है बच्चों? ग्रुप है। किसका? मंत्रियों का ग्रुप है। और मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है वो कहां से? यहां से। यानी कि लोकसभा में, सुन लेंगे बच्चे, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में आएगी, मेजॉरिटी पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी, या फिर हिंदी वाले इसको लिख लेंगे बहुमत। जो पार्टी बहुमत में होगी उसी पार्टी के सदस्यों को किसमें चुना जाएगा? मंत्री परिषद के लिए। और जब मंत्री परिषद का चुनाव कहां से हुआ बच्चों? कि ये आपने देखा कि सर मंत्री परिषद का चुनाव हुआ है लोकसभा से, इसीलिए मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ये उत्तरदायी है किसके? लोकसभा के। यानी कि मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है कहां से? लोकसभा से। ठीक, और इसीलिए ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? और वो भी लोकसभा से कौन लोग चुने जाएंगे? सर जो पार्टी बहुमत में आएगी, मेजॉरिटी पार्टी होगी, उन्हीं सदस्यों को किस में चुना जाता है? मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद एक्चुअली क्या है? मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह है। ये क्या है? मंत्रियों का समूह। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? सबसे पहला फ्रंट पर होता है बच्चों प्रधानमंत्री, जिसको आप बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद में यहां पर है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, एम का मतलब है मिनिस्टर। उसके बाद में आता है स्टेट मिनिस्टर, फिर आता है एक और स्टेट मिनिस्टर, फिर आता है आपका सबसे नीचे डिप्टी मिनिस्टर। चलिए अब आज से समझ लो, कैबिनेट मंत्री, इसमें क्या होते हैं बच्चे? मंत्री। यहां से ये बात याद रख लीजिए कि सर कितने तरह के मंत्री होते हैं? तो जनरली 3 तरह के, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, और डिप्टी मिनिस्टर का मतलब होता है उप मंत्री। एक बार फिर से सीखेंगे। सर कोई अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद क्या है? सर मंत्री परिषद मंत्रियों का एक समूह है। ये लोग कौन है? सर ये भी एमपी हैं। ये इसके सदस्य भी कौन होते हैं? एमपी होते हैं। वो भी कहां के? लोकसभा के। लोकसभा में भी उस पार्टी के जो पार्टी किसमें आती है? मेजॉरिटी में आती है। ठीक है, चलिए अब आप पूछें सर मेजॉरिटी में नहीं आई, तो वो भी आगे सीखेंगे वो सारी चीजें। अगला स्टेटमेंट, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। एक राज्य स्तर के मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। यानी एक हो गए राज्य आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आपका स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और एक हो गया आपका डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। ये 4 तरह के मंत्री होते हैं। और बच्चों होता क्या है? इन मंत्रियों के हम सचिव बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। उसी तरह से ये सेक्रेटरी होगा, इसका भी सेक्रेटरी होगा। इन सारे मंत्रियों के क्या होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं।
अब आपने क्या सीखना है, सर ये जितने भी मंत्री हैं ये सब तो हमने राज्य से यहां से लिए, लोकसभा से। ये जो सचिव कहां से आए हैं बच्चे, ये लोग होते हैं आपका आईएएस पीसीएस ऑफिसर। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस या आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसको मैंने कहा नौकरशाही। एक्चुअल में आईएएस पीसीएस अधिकारियों का जो ग्रुप है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, देखिए ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, यही लोग आपका क्या है, एक तरह से स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका क्यों बनाई जाती है, वो आपकी बनाई जाती है मंत्री परिषद की हेल्प करने के लिए। और इसका काम क्या बच्चों, ये इसको क्या करेगी, कंट्रोल। तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को कौन कंट्रोल करता है, मंत्री परिषद। और इसका निर्माण इन लोगों के कहने पर हुआ और ये इसके प्रति क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से एक चीज और याद रखेंगे, सर मंत्री परिषद में मैक्सिमम 15% सदस्य होते हैं, कहां के, लोकसभा के। और ऐसा कब से किया गया है, ये 91वां अमेंडमेंट, सीए का मतलब है संविधान संशोधन हुआ था, कब, 2003 में। तो 2003 में एक संशोधन कर दिया गया, उन्होंने कह दिया सर मंत्री परिषद के या मंत्री जितने बनाए जाएंगे वो लोकसभा के मैक्सिमम कितने % होने चाहिए, 15%। ठीक है गाइस। अब इसमें देखिए 2-3 कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर मंत्री तो हम कई बार राज्यसभा से भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है गाइस। लेकिन एक्चुअल में हम जनरली मैक्सिमम सदस्य कहां से ले आते हैं, लोकसभा से। लेकिन अगर हम चाहें तो ये जो ग्रुप बना रहे हैं हम मंत्री परिषद, इसमें कुछ सदस्य राज्यसभा से भी हम ले सकते हैं। लेकिन राज्यसभा प्लस लोकसभा सबके सदस्यों की जो % होनी चाहिए मैक्सिमम, वो कितना होना चाहिए, 15% होनी चाहिए। इससे ज्यादा सदस्यों को हम मंत्री परिषद का सदस्य नहीं बना सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई गाइस? तो अगर आपसे पूछे कि कार्यपालिका कितनी है, तो भारत में देखिए 2 तरह की यानी कि ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम को फॉलो किया गया, यानी कि दोहरी कार्यपालिका प्रणाली है भारत में। तो दोहरी कार्यपालिका प्रणाली मतलब एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद, और मंत्री कौन होते हैं, ये भी यहाँ के सदस्य होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये अभी आपने किसका फॉर्मेशन सीखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद में आता देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब आप नॉर्मल में जान लीजिए, न्यायपालिका का मतलब है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है गाइस, चलिए तो आज इस सेशन में इतने ही रखेंगे, कल को इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।